डेंसिटी एंड मोलर मास ऑफ गैस। ठीक है, हाँ ये नया टॉपिक है, मतलब उससे से रिलेटेड है, इसका रिलेशन है डेंसिटी के फॉर्म में। आपको पता है कि PV इज इक्वल टू क्या है, nRT होता है। अगर n अपॉन में V कर दूं मैं, ठीक है, और बाकी सब चीज़ों को इधर ही रहने दूं, P अपॉन में RT इज इक्वल टू n अपॉन में V अगर मैंने कर दिया, ठीक है, और जो n होता है वो क्या होता है आपके नंबर ऑफ मोल्स, n नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, जो कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल M अपॉन स्मॉल m। इसको पुट करेंगे तो P अपॉन में RT इज इक्वल टू n की जगह क्या रख देंगे, ये कैपिटल M अपॉन में m इंटू V। n की जगह ये रखोगे तो क्या होगा, n की जगह कैपिटल M, नहीं मैंने कुछ गलत रखा है क्या, P अपॉन में RT इज इक्वल टू, जो स्मॉल एम है वो ऊपर आएगा और जो कैपिटल एम है वो नीचे। नहीं तो वो कैसे आ रहा है ऊपर, सर मॉलिक्यूलर मास तो डिनोमिनेटर में होता है ना, और वो कांस्टेंट होता है। नहीं, गिवन मास को कैपिटल M लिया है ना अपन ने। गिवन मास तो कैपिटल, अच्छा अपन ये बुक में इसने बुक ने क्या लिया है, स्मॉल m अपॉन, चलो मामला ये गलत लिख दिया बुक के हिसाब से, m अपॉन में कैपिटल M होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा m अपॉन में ये कितना, कैपिटल M, ठीक। हाँ अब मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। तो यहाँ पे ये जो मास अपॉन वॉल्यूम है इसको क्या रख दोगे आप, डेंसिटी। P अपॉन में RT इज इक्वल टू डेंसिटी का के लिए कैपिटल D और ये अपॉन में M, ठीक है, और यहाँ से M का फॉर्मूला आ जाएगा, M इज इक्वल टू D R T बाय P, ठीक है। तो यहाँ से हमने एक रिलेशन मास और ये कौन सा M क्या है, M है मोलर मास, ठीक है, या मॉलिक्यूलर मास। मोलर मास भी निकाल सकते हो आप इस इक्वेशन से, अगर उस सब्सटेंस का डेंसिटी दिया हो, टेम्परेचर और प्रेशर, तो उससे क्या निकल जाएगा, मोलर मास निकल सकता है सब्सटेंस का, ठीक। अब एक चीज़ तो ये, और कल जो हमें बतानी थी, बात करनी थी कि R की डिफरेंट वैल्यूज हम क्या क्या रख सकते हैं। R की वैल्यू मैंने आपको नहीं बताई थी, बट ये चीज़ मैंने बोला था कि R की वैल्यू क्या क्या होती है, ये हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो कैपिटल R होता है ये होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू क्या होती है, हर गैस के लिए फिक्स होती है। क्या क्या रखते हैं वैल्यूज़, चलो अच्छा, इसके लिए सबसे पहली चीज़ तो है आपको स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर समझना होगा, STP। STP का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, मतलब अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो, 0 डिग्री सेल्सियस हो, 0 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना हो गया, 273 डिग्री केल्विन, 273 केल्विन। नंबर ऑफ मोल कितने होना चाहिए सब्सटेंस के, 1, और प्रेशर कितने पे होना चाहिए, 1 atm पर होना चाहिए, ठीक है। तो इस सिचुएशन को बोलते हैं क्या, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर मतलब कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं ना तो वो लिख देते हैं STP। STP का मतलब क्या है, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, नंबर ऑफ मोल्स 1 है, और प्रेशर कितना है, 1 एटमॉस्फेयर, ये सब फिक्स हो गया। तो बार बार ये बोलना नहीं पड़ता है कि इतना रखेंगे टेम्परेचर, ये 1 बस सीधे बोल देते हैं STP, तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए। अच्छा अब यहाँ पर और चीज़ है कि इफ़
एक और चीज़ है कि अगर प्रेशर अगर 1 atm है, ये चीज़ें और कुछ मैथमेटिकली याद रखना, अगर प्रेशर 1 atm होता है तो उस समय वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, और अगर प्रेशर 1 बार में होगा तब उस समय वॉल्यूम होता है 22.7 लीटर। ठीक है, मतलब अभी तक हम जो पढ़ते थे वो क्या पढ़ते थे? एटीएम वाला, मतलब 22.4 लीटर जो पढ़ते थे ना, 1 मोल पर कितना होता है प्रेशर? 22.4 लीटर, पर 22.7 लीटर थोड़ा सा पॉइंट का हेरफेर है जब बार और एटीएम में। अच्छा, बार और एटीएम में क्या रिलेशन था? ये हेरफेर क्यों आया? क्या था? 1 एटीएम इज इक्वल टू कितने बार था? 1 बार इज इक्वल टू, नहीं देखो मैंने लिखवाया था 1 एटीएम इज इक्वल टू 1 पॉइंट कुछ था, 0132 5 बार। ठीक है, 1 एटीएम इज इक्वल टू बार था ना, यही था ना कि 1 बार इज इक्वल टू था एटीएम इज इक्वल टू 1 बार था ना यहाँ, 1 बार इज इक्वल टू, नहीं सर, सही है, सही है, हाँ 1 एटीएम इज इक्वल टू दिस मच बार। हाँ, एक एटमॉस्फेरिक 1.013 होता है। तो देखो आपकी ये यूनिट जो है एटीएम की वैल्यू क्या है यहाँ पर, जो है 1.013 टाइम्स बार है ना। तो उसके कारण कैलकुलेशंस के कारण कुछ थोड़ा सा अंतर है प्रेशर और वॉल्यूम में, तो ये चीज़ इसके कारण आपको चेंजेस हुई है। चलो अब यहाँ पर आर की 3 वैल्यूज़ यूज़ करते हैं हम। कितने वैल्यू यूज़ करते हैं? 3 वैल्यू यूज़ कर सकते हैं आर की। ये सब यूनिट का खेल होता है, अकॉर्डिंग टू यूनिट हम आर की वैल्यू सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, आर की वैल्यू क्या सिलेक्ट करना है? सबसे पहला आर इज इक्वल टू, अगर अच्छा आर का फॉर्मूला क्या हुआ? पी वी अपॉन में एन टी, क्योंकि आर तो इधर रह गया। ठीक है, अगर प्रेशर एटमॉस्फेयर में है, मतलब 1 एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेयर पर वॉल्यूम कितना होता है? नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 1, और टेम्परेचर कितना है? 273 केल्विन। ठीक, तो इस समय आर की वैल्यू क्या रखोगे? यह आएगी 0.0821 एटीएम। ठीक है, फिर ये लीटर और पर मोल और पर केल्विन। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये मिलेगी। ठीक, अब एटीएम की जगह अगर आपने प्रेशर किस में रखा है? न्यूटन, हाँ पास्कल्स में। ठीक है, तो वो कन्वर्ट होके होगा कितना? R इज इक्वल टू 10⁵, मतलब 10132 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये क्लियर हुआ कैसे आया? क्योंकि वो 1.0135 था ना, बार में कन्वर्ट किया ना, 10⁵ से मल्टीप्लाई किया 1.0135 को, हाँ तो उससे मल्टीप्लाई हो गया तो 5 आ गया है, इनटू यहाँ पर ये कितना रखोगे आप? 22.4। अच्छा, प्रेशर ये किस में रखोगे? लीटर की जगह ये भी किस, क्योंकि अब इस यूनिट किस में हो गई है? मीटर में, तो लीटर को भी किस में करना पड़ेगा? लीटर को किस में करना पड़ेगा? मीटर में। तो ये 10⁻³ और यहाँ पर मीटर क्यूब आएगा, मीटर क्यूब। ठीक है, 1 मोल की जगह तो 1 मोल ही रहेगा, इसमें तो कोई छेड़खानी नहीं है, इनटू टेम्परेचर तो वही रहेगा 273.15 केल्विन। ये 0.15 होता है, 0.15 यहाँ भी रख लेना, थोड़ा सा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, अब यहाँ से जब निकालेंगे तो न्यूटन इंटू मीटर,
देखो ये मीटर की पावर -2 है और ये मीटर की पावर 3 है, तो 1 मीटर बचेगा, ठीक है। तो न्यूटन इंटू मीटर बचेगा इसमें, न्यूटन और मीटर होता है जूल, न्यूटन इंटू मीटर क्या होता है, तो ये तो जूल हो जाएगा यूनिट में, मतलब न्यूटन इंटू मीटर जूल, बाकी यूनिट ऐसी की ऐसी रहेगी। सॉल्व करके काटापिटी करके ये वैल्यू निकलती है 8.31। ये करना नहीं है, याद रखते हैं बच्चे वैसे, जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक। पर मैंने आपको बताया आया कहाँ से, ठीक है। हमारे लिए कैलकुलेशन नहीं करना है, आर की वैल्यू एक तो ये यूज़ करनी है कब, जब प्रेशर एटीएम में हो, वॉल्यूम लीटर में हो, मोल में हो और केल्विन में हो। ये आर की वैल्यू कब यूज़ करनी है, जब जूल में चीज़ दी हुई है, केल्विन और मोल में कुछ दिया हुआ हो, ठीक है। एक और बनती है यूनिट तीसरी वाली, बार वाली। तो मान लेते हैं ये 1 बार दिया है वॉल्यूम, सॉरी प्रेशर, बार में वॉल्यूम कितना होता है 22.7 लीटर डिवाइडेड बाय ये 1 मोल, और ये कितना रहेगा 273.15 केल्विन, ठीक है। टेम्परेचर हमेशा केल्विन में ही है, यहाँ पे खास बात ये है, इसको डिग्री में नहीं लिया है कोई सी भी जगह, ठीक है। किसमें ये दूसरे वाले आर में केल्विन ऊपर ही आएगा, तो केल्विन तो नीचे से ऊपर आएगा ना, 22.4 के पास में तो 10 है उसके पास, 10 न्यूटन मीटर -2 है ना, हाँ ये तो न्यूटन -2 ही तो आएगा, न्यूटन अपॉन मीटर, अच्छा हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, सही है। और ये इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इट विल बी 0.0831 पहली और तीसरी वैल्यू में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि वो इसीलिए क्योंकि 22.7 है और ये 22.4 है। बार लीटर पर केल्विन इतना तो अपन अप्रोक्सीमेशन यूँ ही ले लेते हैं, ठीक है। ये आर की अलग अलग वैल्यूज़ हैं जो कि यूज़ की जाती है। अब एक डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर देख लेते हैं, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल देखेंगे इसके। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है। यूनिट के हिसाब से, जैसे कोई प्रेशर बार में दिया है, लीटर में दिया है, तो आपको देखने पड़ेंगे क्या क्या है, उसके हिसाब से यूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है। सबसे ज़्यादा यूज़ होती है ये वाली, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में दिया रहता है ज़्यादा, ठीक है, फर्स्ट वाली। तो यहाँ पर ये 3, ये हमारा सेकंड है और ये हमारा थर्ड वैल्यू आर का, ठीक। लिखो डाल्टन्स प्रेशर और पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो इसके लिए मतलब ये गैस के प्रेशर के ऊपर आधारित है। अब जैसे मान लेते हैं कि एक बीकर के अंदर आपने एक गैस रखी है, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन गैस, और ये बैरोमीटर लगाया जिससे कि आप क्या निकाल रहे हैं, इसका एक कुछ प्रेशर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो केवल एक गैस रखी है, इसमें प्रेशर कितना आया, इसका लीटर से कुछ पी प्रेशर आया। प्रेशर क्या होता है एक्चुअली, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हर जगह घूमते हैं, इधर उधर, हर जगह इधर इधर सब जगह जाएंगे। तो ये क्या लगाते हैं, कंटेनर्स की वॉल पे भी क्या लगाते हैं, कुछ दबाव लगाते हैं ना, मतलब कुछ प्रेस करते हैं इसकी वॉल को। इसी की चीज़ को क्या बोलते हैं,
कि किसी भी गैस का क्या होना है, प्रेशर, मतलब ये जो कंटेनर पे दबाव लगा रहे हैं मॉलिक्यूल्स, धक्का मार रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो तो मोशन में, काइनेटिक एनर्जी है उनके पास, चलते रहते हैं, इसलिए वो जाते हैं, टकराते हैं और कुछ प्रेशर बनाते हैं। तो ये कंटेनर पे लगने वाले प्रेशर को हम मेज़र करते हैं बैरोमीटर की मदद से। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या था कि मान लेते हैं कि अगर ये सिंगल गैस है तो प्रेशर P दिया, अब इसके अंदर आपने क्या कर दिया, दो तरीके की गैस भर दी, ठीक है। अच्छा, ये जब एक्सपेरिमेंट किया तब इसमें वॉल्यूम, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल, ये सब क्या रखी थी आपने, कांस्टेंट रखा है, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया है, ठीक है। अब आपने क्या किया इसी कंटेनर में, अच्छा ये पहले क्या था, 1 मोल था, ये कितना रखा था नाइट्रोजन का, 1 मोल। अब आपने क्या किया कि इसी कंटेनर में 2 गैसेस भर दी, एक नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के साथ में कुछ और गैस भरी, लेटेस्ट से N2 और प्लस O2, दोनों कितनी रखी, ये वाली भी 1 मोल रखी और ये भी कितनी रखी है, 1 मोल रखी है। वॉल्यूम, टेम्परेचर वगैरह सब कुछ क्या है, कांस्टेंट रखा है, ठीक है। बस आपने गैस की मात्रा में क्या कर दिया है, नाइट्रोजन के साथ साथ क्या भर दिया है, ऑक्सीजन भर दिया है। तो गैसेस की हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी कि गैसेस कैन बी इंटरमिक्स्ड विथ ईच अदर इन एनी प्रोपोर्शन। गैस क्या हो जाती है, एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स हो जाती है, ठीक है। इंटरमिक्स का मतलब उसके मॉलिक्यूल मिक्स नहीं होते हैं, मतलब कैसा, जैसे यहाँ पर ये नाइट्रोजन 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 है, ये N2 ये O2, तो ये बीच में अगर आपने इनको मिक्स किया तो यहाँ पर O2 आ सकता है, लाइक दिस। तो इस टाइप से कुछ सिचुएशन बन जाएगी, N2 में O2 मिक्स किया तो, है ना, उनके मॉलिक्यूल क्या होंगे, बीच बीच में जहाँ पर गैप है वहाँ पर ऑक्सीजन के भी मॉलिक्यूल आ जाएंगे, क्लियर है। तो इस टाइप से कुछ गैसेस की प्रॉपर्टी होती है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर दोनों मिलके इस पर दबाव मारेंगे, ऑब्वियस सी बात है, ये कंटेनर पे क्या होंगे, धक्का मारेंगे। तो उसने क्या बताया था, यहाँ पर इस बार जो P टोटल बनेगा, मतलब जो टोटल प्रेशर बनेगा, ठीक है, टोटल प्रेशर बनेगा, वो किसके कारण बनेगा, प्रेशर ड्यू टू नाइट्रोजन प्लस प्रेशर ड्यू टू ऑक्सीजन। नाइट्रोजन के द्वारा भी बनेगा प्रेशर और ऑक्सीजन के द्वारा भी बनेगा। उसने सब एक्सपेरिमेंट करके बढ़िया निकाला। उसने पहले इसका निकाला था कि ये कितना प्रेशर निकाल दे रहा था, फिर उसने 2 को मिक्स किया, वो टोटल प्रेशर निकाला, ठीक है। तो इसका जो भी प्रेशर था, इसका जो भी प्रेशर था, उसको जोड़ोगे तो वो दोनों को जोड़ने के बाद टोटल प्रेशर इसका कंटेनर पे आएगा। मतलब आपने गैसेस को अगर इंटरमिक्स कर दिया और प्रेशर निकाला, तो यहाँ पर जो प्रेशर निकलता है वो क्या निकलता है, टोटल ऑफ ऑल दी प्रेशर एक्सर्टेड बाय द इंडिविजुअल गैसेस। इसको पार्शियल क्यों बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपके पास में अब एक गैस नहीं है। पार्शियल का मतलब ये होता है कि टोटल प्रेशर अगर 3 है तो 3 में से ये पूरा का पूरा प्रेशर, मान लेते हैं 3 ATM है, तो 3 में से पूरा का प्रेशर नाइट्रोजन का नहीं है, कोई दूसरी गैस का भी है। 3 में से हो सकता है कि 1.2 ATM किसका है, नाइट्रोजन का है, ठीक है। मतलब पार्शियल है ये। पार्शियल का मतलब यही हुआ है कि इसका पूरा नहीं है, पार्शियली जो प्रेशर है, जो टोटल प्रेशर निकाला है वो क्या है, थोड़ा थोड़ा मिलजुल के सबका जोड़ है, इसीलिए इसको क्या नाम दिया है, पार्शियल प्रेशर, क्लियर है। तो पार्शियल कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, इसको समझना। अच्छा, तो टोटल प्रेशर क्या हो गया, मान लो आपके कंटेनर में कुछ P1 P2 P3 P4 इस टाइप से बहुत सारी गैसेस है, ठीक। अब आपके कंटेनर में क्या रखी हुई है, नंबर ऑफ गैसेस है, जिसमें एक गैस आपने रखी है कुछ X, इसका प्रेशर कितना है P1, Y इसका प्रेशर कितना है P2, कुछ Z इसका प्रेशर कितना है P3, ठीक है। तो इसके कारण टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, P टोटल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, P1 प्लस P2 प्लस P3, और ऐसी हजारों गैस अगर रख दोगे तो उन सब के लिए डॉट डॉट डॉट, ठीक है। टोटल प्रेशर जो रहेगा कंटेनर पे एग्जर्ट होने वाला, दैट इज गिवन बाय P1 प्लस P2 प्लस P3, ठीक है। और इसका जो स्टेटमेंट बनता है वो लिख लो, द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ
the total pressure exerted by the mixture of non-reactive gases, the total pressure exerted by the mixture of non-reactive gases is equal to the sum of is equal to the sum of the partial pressures of the individual gases. Partial pressures of the individual gases. ठीक है, मतलब यहां पर जो सेपरेटली प्रेशर एक गैस लगाएगी x, मतलब इसको अलग से डब्बे में रखोगे x गैस को, तभी प्रेशर कितना मिलेगा? P1 ही मिलेगा अगर सेम मात्रा में रखा है। ठीक है, मतलब इसको तीनों को मिक्स करो या फिर तीनों को अलग अलग करके देखो, मतलब एक गैस में x भरा है, केवल एक गैस में एक डब्बे में y है और एक में क्या है z है, तो इसका प्रेशर इंडिविजुअली कितना मिलेगा? P1। इसका कितना मिलेगा? P2। इसका भी कितना? P3। सबका कितना कितना मोल है? 1 मोल। और इन तीनों को भी 1 मोल जब यहाँ पे रख दोगे तो भी प्रेशर कितना बनाएंगे? वो तीनों का जोड़, जो कि एक ऑब्वियस सी बात है, कोई इसमें नया नहीं है। ठीक है, फिर से कुछ चीज़ें तो ऑब्वियस ही होती है जो कि इसमें कन्वर्ट कर दी गई है लॉस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप ये अंदाजा भी लगा सकते थे। अब इसका कुछ एक मैथमेटिक्स टाइप से इक्वेशन आती है छोटी सी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी होती है, स्कूलों में पूछी जाती है आपके डेरिवेशन के लिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक फॉर्मूला और दिया है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय सैचुरेटेड वाटर वेपर इज कॉल्ड द एक्वस टेंशन। लिख लो, प्रेशर एक्सर्ट नहीं, एक रुको, एक मिनट, एक पैराग्राफ लिखो। गैसेज आर जनरली कलेक्टेड, एक पैराग्राफ और लिखो। गैसेज आर जनरली कलेक्टेड ओवर, उसी के आगे, गैसेज आर जनरली कलेक्टेड ओवर वाटर एंड देयरफॉर मॉइस्ट। मॉइस्ट मतलब होता है गीला, MOIST है ना, नमी होना उसमें। गैसेस को जनरली किसके ऊपर कलेक्ट करते हैं हम लोग? वाटर। जैसे आपने देखा होगा ना, कुछ एक्सपेरिमेंट 10th में भी किए थे, तो क्या रहती थी, ये उल्टी टेस्ट ट्यूब होती थी और यहाँ से इस टाइप से कुछ ये जाता था हाइड्रोजन गैस के लिए, है ना। मतलब अगर नहीं भी देखा हो तो आप उल्टी गैस में, ये क्या है, ये वाटर होता है पूरा, ये क्या होता है पूरा, ये वाटर। और यहाँ से जो भी गैस पास करते हो वो सब क्या है, ये ऊपर जाके यहाँ पर जम जाती है। ठीक है, कोई सी भी गैस जनरली उसको जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, उसको कलेक्ट करते हैं ना, तो ये किस पे करते हैं? वाटर से, वाटर कंटेनर के अंदर ऐसे में करते हैं। ठीक है, तो इसको हाइड्रोलाइसिस नहीं बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस नहीं, ये तो एक कलेक्शन की प्रोसेस बताई है मैंने। जैसे गैस पास की इधर से कोई सी भी, और यहाँ पानी रखा है टेस्ट ट्यूब में, तो टेस्ट ट्यूब से गुजर के बुलबुले बड़बड़ बड़बड़ होकर फिर ये ऊपर आ जाती है। इतनी देर में गैस क्या हो जाती है, वो गीली हो जाती है। तो ये चीज़ को उन्होंने बताया, मतलब मॉइस्ट हो जाती है, मॉइस्चर आ जाता है गैसेस के ऊपर थोड़ा सा। तो अगर आपको ड्राई गैस का प्रेशर निकालना है, क्या निकालना है? ड्राई गैस। मतलब अभी यहाँ पर क्या है, मॉइस्ट गैस है, ये गैस कैसी हो गई? अब मॉइस्ट गैस हो गई है, पर आपको निकालना कैसा प्रेशर है? ड्राई गैस का प्रेशर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर यह बताया है कि जो प्रेशर होता है ड्राई गैस का, वो क्या है? ऑब्वियस ही बात है, क्या चीज़ माइनस कर दोगे? जो टोटल प्रेशर होगा इसका, हाँ, टोटल प्रेशर माइनस एक्वस टेंशन। माइनस एक्वस टेंशन नई चीज़ है, इसके बारे में मैं बता रहा हूँ अभी, तो लिख लो AQE एक्वस टेंशन। ठीक है, और जो प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर वेपर, उसको क्या कहते हैं? एक्वस टेंशन। समझ गए? प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर वेपर, ये भी लिख लो, एक्वस टेंशन की डेफिनेशन।
प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर वेपर, वाटर वेपर ने कितना प्रेशर एक्सर्ट किया उसको क्या कहेंगे हम, एक्विस टेंशन। प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर वेपर इज कॉल्ड दी एक्विस टेंशन। लिख लिया? मतलब एक्चुअली तुम तो समझ गए थे यहाँ पे क्या माइनस करना है, पर उसको टेक्निकल लैंग्वेज में और कुछ नाम दे दिया एक्विस टेंशन। ठीक है, हाँ, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर वेपर, मतलब ये मॉइस्ट गैस में जो प्रेशर बनेगा ना किसका, गैस का, उसको क्या कर दो आप, माइनस, क्योंकि गैस के साथ में सॉरी वाटर के मॉलिक्यूल भी आएंगे, वाटर के मॉलिक्यूल का क्या है, माइनस कर दो। तो इस तरीके से आप गैसेस का प्रेशर निकालते हो, उसको डायरेक्ट नहीं निकाला जाता है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो प्रेशर होता है वाटर का, ये तो फिक्स होता है। अब इसके लिए कैलकुलेशन क्या करना, अब मैं बता दूं अंदाजे से कि ये वैल्यू मान लो किसी की 0.1 बार है और इसकी वैल्यू कुछ 2 बार है, तो 2 माइनस 0.1 कर दो तो एग्जैक्ट प्रेशर कितना निकलेगा, 1.9। बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं होती इसकी। ठीक है, तो ये आपका क्या है, आपको एक टेबल भी दे रखी है, एक्वस टेंशन ऑफ वाटर वेपर एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो एक्वस प्रेशर पानी के अलग अलग दे रखे हैं जो कि कुछ टेम्परेचर के हिसाब से बदलते हैं। बुक में एक टेबल दे रखी है। ठीक है, तो पानी के हिसाब से जैसे जैसे टेम्परेचर है उससे वैसे उसका प्रेशर भी क्या होता है, बदलता है। तो वो याद नहीं रखनी है आपको टेबल, क्वेश्चन अगर आता है तो आपको वो नंबर दिया रहेगा। चलो, तो ये क्लियर हो गया। अब ये डाल्टन प्रेशर क्लियर हो गया। डाल्टन जो था, डाल्टन का स्टेटमेंट। अब इसका एक थोड़ा मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, इसके लिए हेडिंग डालो, पार्शियल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। पार्शियल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन भी हमने पढ़ा है, ये 12th में भी काम आएगा। पार्शियल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। पार्शियल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अच्छा, मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होगा, जैसे मान लो एक कंटेनर है, इसमें N1, N2 और N3। ठीक है, ये 3 मोल है, मतलब 3 अलग अलग प्रकार की गैसेस हैं जिसके अंदर इनके जो मोल्स हैं वो अलग अलग हैं, N1, N2 और N3 लेटेस्ट से। तो टोटल मोल N का वैल्यू कितना हो जाएगा, N1 प्लस N2 प्लस N3, ये टोटल रहेगा। मैंने बोला कि मुझे अब चाहिए क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ पहली गैस का मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 1 विल बी, मैं ऐसे लिखूंगा, आप खुद भी सोच सकते हैं कि ये गैस कितनी है टोटल में से। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N1 मतलब यह फर्स्ट गैस, इट विल बी N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3। Yes, sir. ठीक है, ऑफ गैस 1 कर दो, ऑफ गैस 1, फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 2 कितना होगा, N2 अपॉन में N1 प्लस N2 प्लस N3। फिर सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 3 कर लो, N3 अपॉन में N1 प्लस N2 प्लस N3। ठीक है, ये मैंने डबल इन्वर्टेड लगा दिया ताकि पूरी की पूरी लाइन सेम है, केवल वहाँ पर वो थर्ड लिखना है आपको। ठीक है, इसका एक सिंबल अजीब सा होता था, ऐसा कुछ जीटा टाइप से कुछ बनता था इसका, फिर N का कुछ जीटा, इसको जीटा बोलते हैं कुछ, ये XA, इसको अगर मैं कहूँ X1, इसको मैं कहूँ X2 और इसको मैं कहूँ X3। पर अभी मैंने तो ऐसे वाला जो अभी तो X बुक में तो आपको X दिया है। ठीक है, पर ये अजीब सा, मतलब आप जब देखोगे अलग अलग बुक्स में तो सिंबल अलग दिया होता है मोल फ्रैक्शन का। हाँ, ये ईटा होता है, ये नहीं है, दे रखा होगा अब यार, सिंबल कहीं भी अलग अलग दे रखते हैं। अभी तो X1 X2 यही वाला दिया था। हाँ, ये ईटा भी शायद इसी में लिया था क्या, ईटा, पर ईटा इसके लिए नहीं होता है, इसके लिए नहीं है ईटा। X1 X2 और X3, X1 X2 X3 समझ लो आप। ठीक है, और हमेशा X1 प्लस X2 प्लस X3 का आंसर कितना आएगा,
टोटल क्यों आएगा? हाँ मतलब उन सबका एडिशन ही होगा ना। करो n1 प्लस n2 प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3 कितना आएगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 कितना आएगा? दिस प्लस दिस प्लस दिस कॉमन, ऊपर n1 प्लस n2 प्लस n3, n1 प्लस n2 प्लस n3 कट जाएगा ऊपर का और नीचे का, नहीं समझे? तो कितना बचेगा? 1। मतलब xa मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 का आंसर हमेशा कितना आएगा? 1। ये 3 के लिए करोगे, 2 के लिए, 10 के लिए, तो भी मोल फ्रैक्शन कितना आएगा? फ्रैक्शन कितना होता है हमेशा? फ्रैक्शन पूरा कंप्लीट होता है तो 100%। उसको कितना बोलते हैं फ्रैक्शन में? 100 को 1 बोलते हैं। तो ये वही तो चीज़ है कि सारे फ्रैक्शन को जोड़ोगे तो फ्रैक्शन का आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। पढ़ा है ना बचपन में? तो आप वो फ्रैक्शन को जोड़ रहे हो, यहाँ पर मोल को नहीं जोड़ रहे हो, ठीक है? तो ये इस टाइप से कुछ सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई है। तो इसको यहाँ पर एक और तरीके से छोटा सा प्रूफ किया हुआ है प्रेशर के टर्म में। ये तो मैंने समझाया कि मोल फ्रैक्शन क्या था, ठीक है? अब आपको पता है कि प्रेशर के टर्म में हम ये फॉर्मूला निकालें तो क्या क्या इक्वेशन बनेगी? देखो, PV इज इक्वल टू NRT होता है, PV इज इक्वल टू NRT होगा, ठीक है? तो P1 इज इक्वल टू कितना होगा? पहली वाला गैस का प्रेशर कितना होगा? पहले तो बताओ टोटल प्रेशर। मान लो आपके पास कंटेनर में कितनी गैस रखी हुई है? गैस 1 जिसका कि मोल कितना है? N1, N2 और N3। कितनी गैस रखी है आपने? 3 गैस रखी हुई है ना। ये कुछ कंटेनर में ऐसी N1, N2, N3 इस तरीके से मैंने बता दिया। इसका प्रेशर कितना होगा? P1। इसका प्रेशर कितना होगा? P2। इसका प्रेशर कितना होगा? P3। टोटल प्रेशर कितना होगा? ठीक है। P इज इक्वल टू P1, अच्छा P1 की वैल्यू कितनी होगी? N1 RT अपॉन में V, ठीक है? P2 की वैल्यू क्या होगी? N2 RT अपॉन में V, और P3 की वैल्यू क्या होगी? N3 RT अपॉन में V। होगी कि नहीं होगी? ये सारी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो टोटल प्रेशर इज इक्वल टू P कितना आ जाएगा? N1 RT बाई V प्लस N2 RT बाई V प्लस N3 RT बाई V, ठीक है? P इज इक्वल टू कॉमन ले लो, P इज इक्वल टू N1 प्लस N2 प्लस N3 कॉमन आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? RT बाई V। अच्छा, लेटस से कि N1 प्लस N2 प्लस N3 इज इक्वल टू कितना है? टोटल नंबर ऑफ N मोल। यहाँ तक क्लियर हुआ? हाँ वो आ जाएगा P इज इक्वल टू NRT। ठीक है, ये P टोटल है। मतलब आप चाहो तो यहाँ पे हर जगह क्या लिख लो? PT मतलब PTOT टोटल, है ना? PTOT मतलब टोटल, बुक वाले ने TOTL पूरा लिखा हुआ है, तो ये टोटल है। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब एक यहाँ पर आपको मैंने मोल फ्रैक्शन तो पहले बता ही दिया, ठीक है? अब आपको बताना है कि अगर मैं करूँ P टोटल अपॉन P1 का वैल्यू क्या होगा, ये आपको बताना है। सिमिलरली P टोटल अपॉन P2 का वैल्यू क्या होगा, ये आपको बताना है। सिमिलरली P टोटल अपॉन में P3 का वैल्यू क्या है, ये आपको बताना है। डिवाइड कर लोगे P1 की वैल्यू और P टोटल की वैल्यू डिवाइड कर पाओगे आप? N अपॉन में क्यों? P1 में तो P1 रहेगा ना, N1 रहेगा ना। कहाँ से N लिया है? हाँ, N अपॉन में N1। अच्छा, उसको टोटल N1 प्लस N2 प्लस N3 बोल रखा है। तो ये क्या N अपॉन में N1 आ रहे हैं?
n अपॉन में n1, ये क्या n अपॉन में n2 आएगा और ये क्या n अपॉन में n3 आएगा? यस सर। नहीं आएगा। हाँ पुट करी क्या वैल्यू? ये सर पी टोटल तो कितना हो गया? ये हो गया RT बाई वी, और RT बाई वी तो कट जाएंगे, कट जाएंगे। वैल्यू पुट करना भी नहीं आता तो फिर क्या सीखा जीवन में? पी टोटल की जगह ये रखेंगे और अपॉन में P1 की जगह ये रखेंगे, RT वी कट 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 n1 और ये बचेगा। ठीक है। अब n क्या था? n1 प्लस n2 प्लस, इसको थोड़ा सा रेसिप्रोकल करो यार, मुझे रेशो ऐसा पूछना चाहिए था क्या? अच्छा, P1 अपॉन P टोटल कितना होगा? P1 अपॉन P टोटल n1 अपॉन में n होगा कि नहीं होगा? कोई बात नहीं, गणित है, मैंने अपने हिसाब से कर लिया, पर देखा गया तो फिर पता चला कि इसको ऐसा करता तो सही रहता। तो ये कितना निकला? क्या ये मोल फ्रैक्शन था? मतलब n1 कितने टोटल में से, इसको कोई क्या बोला था मैंने? मोल फ्रैक्शन। अभी पन्ने पलटो, 2 मिनट की बात भूल गए हो तुम। ठीक है, तो ये n1 अपॉन में n1 प्लस n2 प्लस n3 को ये मोल फ्रैक्शन कहते थे पहले वाले का। तो मैं क्या है वहाँ पे वैल्यू रख सकता हूँ, P1 अपॉन में P टोटल इज इक्वल टू क्या रख सकता हूँ? मोल फ्रैक्शन को पहले वाले को क्या बोला था? x1। तो ये क्या? x1। क्लियर? आप चाहो तो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इधर। P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P टोटल इंटू x1। नहीं समझे? P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P टोटल इंटू x1। आया कि नहीं आया? सिमिलरली P2 इज इक्वल टू क्या होगा? कोई किसी को दिक्कत तो नहीं? कैसे किया हमने डेरिवेशन? एक्चुअली में मैंने इसको डिवाइड करवा दिया आपको, पर इसको पलटी मारोगे तो वही आ जाएगा ना, तो वो तो कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको डिवाइड करने पे। ठीक है, तो P1 इज इक्वल टू P टोटल x1, P2 इज इक्वल टू P टोटल x2, P3 इज इक्वल टू P टोटल x3। क्लियर है? तो ये एक तरीके से आपने एक नया फॉर्मूला बता लिया। किसके फॉर्म में? मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो यहाँ पर ये आपका डाल्टन्स लॉ तक जो था, पार्शियल प्रेशर तक, ये खत्म हो गया है। अब मतलब अब ये मैथमेटिकल पार्ट जो था ये खत्म हुआ है ना? इसमें रहते हैं कुछ जैसे न्यूमेरिकल्स। तो हाँ, वो न्यूमेरिकल्स अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जिसमें हम लोग बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ से लेकर यहाँ तक के न्यूमेरिकल्स को, पार्शियल प्रेशर तक के न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। ठीक है, लेसन नहीं बचा है अभी, लेसन